हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 11th हिस्ट्री। कल अपन ने पढ़ा था यस्टरडे वी हैड स्टडीड अबाउट जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर और थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। ये दोनों चीज़ अपन ने कल स्टडी की थी। आज का जो अपना टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन। द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. Wheat, wine, and olive oil were traded and consumed in huge quantities, and they came mainly from Spain, the Gallic provinces, North Africa, Egypt, and to a lesser extent. So, empire had a substantial economic infrastructure. बहुत अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अपन बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स। हार्बर्स जहाँ पे शिप्स वगैरह आकर के लगते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्बर्स। क्योंकि शिप से मैं बीच में मेडिटेरेनियन सी थी और दूसरी सीज थी, तो वहाँ से जो सामान आता था वो वाया शिप्स आया करता था। और जब तो इसलिए ये जो हार्बर्स थे, ये जो हार्बर्स जो इन्होंने बिल्ड कर रखे थे, ये बहुत अच्छी तरह से इनको बिल्ड कर रखा था और बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रखा था। और बहुत सारा सामान इस एम्पायर में आता था। जो अफ्रीका है वहाँ से, जो इस एम्पायर का एक हिस्सा था। देन एशिया से, ये भी एक एम्पायर का हिस्सा था। और यूरोप से भी कई जगहों से यहाँ सामान आता था। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो इस एम्पायर की काफ़ी अच्छी थी। Italy, where conditions were best for these crops, liquids like wine and olive oil were transported in containers called amphorae. तो लिक्विड्स यानी कि लिक्विड्स जो होते थे, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ होती है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, वो जो थी, जैसे वाइन हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, वो इटली से ट्रांसपोर्ट होकर के आती थी। क्यों? क्योंकि इटली के अंदर जो कंडीशंस थी वो इन क्रॉप्स को उगाने के लिए बेस्ट थी, जिससे कि ऑलिव ऑयल बन सकता था या वाइन बन सकती थी। उन क्रॉप्स की को उगाने के लिए कंडीशन बेस्ट थी। वाइन और ऑलिव ऑयल इटली से ट्रांसपोर्ट होकर के आता था, और जो जिस कंटेनर के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होकर के आता था उसको बोलते हैं एम्फोरे। ध्यान रखना, जो कंटेनर से ट्रांसपोर्ट होकर के आता था इटली से वाइन वगैरह लिक्विड फॉर्म में, उस कंटेनर को कहते थे एम्फोरे। The fragments and shards of a very large number of these survive. Monte Testico in Rome is said to contain a remains of over 50 million vessels. तो जो ये जगह है मॉन्टे टेस्टाक्यो रोम के अंदर, वहाँ पे कम से कम ऐसे 50 मिलियन वेसल्स माना जाता है कि ऐसे करीबन 50 मिलियन वेसल्स के फ्रेगमेंट्स मिले हैं। फ्रेगमेंट्स मीन स्पीसीज मिले हैं, जिनके अंदर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ये इटली से आया करता था रोम में। And it has been possible for an archaeologist to reconstruct the precise shapes of these containers, tell us what they carried, and say exactly where they were made by examining the clay content and matching the finds with the clay pits throughout the Mediterranean. तो अब ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये पॉसिबल हो गया कि जो उनके जो आइडियाज थे उनको वापस से वो क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट करें और पता लगाएं कि ये जो एम्फिफोर थे, एम्फर एम्फोरे थे, ये किस शेप में होंगे और ये इनको किससे पता लगाया जा सकता है। जो उस टाइम के जो मिट्टी से बने पॉट्स वगैरह थे उनका जो शेप था, उन शेप्स को देख करके ये देखा जा सकता है कि एम्फोरा जो इटली से आते थे, जो कंटेनर्स थे जिनके अंदर लिक्विड आती थी, वो किस शेप के होंगे। तो ये एक तरह से दोनों को एग्जामिन करके, क्ले पॉट्स को एग्जामिन करके और एम्फोरे को एग्जामिन करके पता लगाया गया कि ये कंटेनर्स किस शेप के थे एंड एग्जैक्टली व्हाट दे कैरीड, और एग्जैक्टली क्या चीज़ उसके अंदर जाती थी, वेदर ऑलिव ऑयल, वेदर वाइन और सम अदर थिंग इन अ लिक्विड फॉर्म, कौन सी चीज़ उसके अंदर जाती थी।
In this way, we can now say with some confidence that Spanish olive oil, to take just one example, was a vast commercial enterprise that reached its peak in the year 140 to 160. The Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container called Dressel 20. अब एक चीज और फाइंड हुई है जैसे कि वो हुआ स्पेनिश ऑलिव ऑयल। अब स्पेन में भी ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन होता था, तो वहां से भी जो ऑलिव ऑयल है लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां से भी जब ये ऑलिव ऑयल ट्रांसपोर्ट होता था तो ये भी क्या था कंटेनर के अंदर जाता था, और जब ये स्पेन से ट्रांसपोर्ट होकर के जिस कंटेनर में जाता था उस कंटेनर को बोलते थे ड्रेसल 20। तो ध्यान रखना दोनों कंटेनर्स के, जो इटली से जो लिक्विड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होता था उसको बोलते थे एम एमपे4, और जो स्पेन से जो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता था और जिस कंटेनर में होता था उस कंटेनर को बोलते थे ड्रेसल 20। After the archaeologists who first established its form, if finds of Dressel 20 are widely scattered across sites in the Mediterranean, this suggests that Spanish olive oil calculated very widely और इस ड्रेसल 20 के जो अवशेष मिले, जो टुकड़े मिले हैं, वो क्या है पूरे मेडिटेरेनियन एरिया के अंदर फैले हुए पाए गए। तो इससे साफ पता लगता है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था वो काफी बड़े एरिया के अंदर यूज में होता था, लोग उसको काफी बड़े एरिया के अंदर यूज में लेते थे। Archaeologists are able to show that Spanish producers succeeded in capturing markets from olive oil from their Italian counterparts। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पता लगा लिया कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल स्पेनिश कंपनीज थी या स्पेनिश लोग जो ऑलिव ऑयल बेचते थे, उन प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, मार्केट्स को कैप्चर कर लिया उन कंपैरेटिवली टू इटली। पहले किसका चलता था, इटली का स्पेनिश ऑयल आता था, सॉरी इटली का ऑलिव ऑयल आता था। अब इटली का ऑलिव ऑयल की जगह अब किसका आने लग गया, स्पेनिश ऑलिव ऑयल आने लग गया। तो जो मार्केट था, पहले इटली का जो ऑलिव ऑयल था वो मार्केट में चलता था, अब मार्केट में किसने कैप्चर कर लिया, स्पेनिश ऑलिव ऑयल ने मार्केट को कैप्चर कर लिया, यानी कि अब मार्केट के अंदर ज्यादा स्पेनिश ऑलिव ऑयल बिकता है। This would only have happened if Spanish producers supplied a better quality oil at lower prices। और ये ऐसा तभी हो सकता है, उसी कीमत पे हो सकता है जब जो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स थे वो अपना ऑलिव ऑयल अच्छी क्वालिटी का और कम कीमत पर मार्केट में बेचते हैं कंपैरेटिवली टू इटली। ये तभी पॉसिबल था, तभी क्योंकि इटली की भी क्वालिटी अच्छी थी और वो भी सेल करता था, बट स्पेनिश का मार्केट को कैप्चर करना तभी पॉसिबल है जब उसे एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसका प्राइस भी इटालियन ऑलिव ऑयल से कम। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ओके। The empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility. Campania in Italy, Sicily, the Fayum in Egypt, Galilee, Tunisia, southern Gaul called Gallia, and Baetica, that is southern Spain, were all among the most densely settled or wealthiest parts of the empire। तो wealthiest parts of the empire यानी कि रोमन एम्पायर का सबसे जो रिच पार्ट था वो ये जगहें थी। एक तो था कैम्पेनिया इटली के अंदर, सिसली द फयोम इजिप्ट के अंदर, गैलीली, बेजिकम, ट्यूनीजिया, सदर्न गॉल कॉल्ड
गैलिया नार्बोनेस एंड बैट्सिया, सदर्न स्पेन। ये सब क्या थे, बहुत वेल्दी एरिया थे। किस जगह के? रोमन एम्पायर के सबसे वेल्देस्ट एरिया के अंदर इनको माना जाता था। अकॉर्डिंग टू राइटर्स द स्ट्रेबो एंड प्लिनी, द बेस्ट काइंड्स ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैंपेनिया। और राइटर्स के अकॉर्डिंग जो बेस्ट वाइन जो प्रोड्यूस होती थी वो स्ट्रेबो और प्लेनी, सॉरी, वो कैंपेनिया से में कैंपेनिया से प्रोड्यूस होती थी। Galilee was densely cultivated. Every inch of the soil has been cultivated by the inhabitants, wrote the historian Joseph. और गैलीली जो था एक बहुत फर्टाइल प्लेन था, बहुत अच्छी क्रॉप्स इसके ऊपर होती थी। और जो राइटर है जोसेफ, उसने लिखा है कि इसके एक एक इंच को फर्टाइल के ऊपर क्रॉप्स को उगाया गया, यानी कि इतनी सॉइल फर्टाइल थी कि इसका एक इंच भी नहीं छोड़ा गया था। And Spanish olive oil came mainly from numerous states along the banks of the river Guadalquivir in the south of Spain। और स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो कई जगहों से आता था, जो कि रिवर गॉडलेक के ऊपर बसे हुए शहर थे या बस्तियां थी, वहां से ये ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस होता था। और ऐसी कई जगह थी जो इस रिवर के आसपास थी, और उन सबसे क्या होता था, जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था वो प्रोड्यूस होता था। On the other hand, large expenses of Roman territory were in much less advanced state। अब दूसरे हाथ ये तो अपन ने देखा कि रिच थे, एडवांस थे, ट्रेडिंग होती थी, प्रोडक्शन होता था, इकोनॉमिक कंडीशंस ज़्यादा अच्छी थी। अब अगर अपन दूसरी तरफ देखते हैं तो कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे रोमन एम्पायर के अंदर, जहाँ पे क्या थी, जो लेस एडवांस थी, यानी कि मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बेटर नहीं थी और वो इतनी एडवांस भी नहीं थी। For example, transhumance was widespread in the countryside of Numidia, that is modern Algeria. These pastoral and semi-nomadic communities were often on the move, carrying their own oven-shaped huts called napalia with them। अब ये जो ट्रांसह्यूमन्स है, कई जो जातियां थी, जैसे कि एक बताइए अपने को, न्यूमीडिया जो कि मॉडर्न अल्जीरिया, जो अभी अल्जीरिया कहलाता, वहाँ ऐसे कई पास्टरल लोग थे जो कि क्या एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और ये लोग क्या अपना हट साथ में लेकर के घूमते थे। हट मीन्स झोंपड़े साथ में ले लिया करते थे कि कहीं पे भी रुकेंगे और उसको लगा लेंगे। और वो किस शेप में होता था? कोन शेप के अंदर वो हट होता था, जैसा आप झोंपड़े देखते ना, इसलिए इसी तरह से। तो ये लोग क्या कहते थे, अपने मूव के ऊपर रहते थे, कैरिंग देयर ओवन शेप्ड हट्स कॉल्ड मैपालिया। और ओवन शेप्ड हट्स को क्या बोला जाता है? मपालिया। As Roman states expanded in North Africa, the pastures of those communities were drastically reduced and their movements more tightly regulated। अब जैसे जैसे रोमन एम्पायर एक्सटेंड हुआ और नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंच गया, तो जो ये घूमने वाली जो ट्राइब थी, जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, वो क्या थे, अब उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग गया। और अब उनके ऊपर ये भी पाबंदी लगा दी जाती है कि अब आप उससे आगे नहीं जाओगे, उससे आगे, उस जगह से आगे नहीं जाओगे या उस जगह से आगे नहीं जाओगे। तो इनका एरिया भी क्या हो गया, इनका एरिया भी छोटा हो गया। Even in Spain, the north was much less developed and inhabited, largely by a Celtic-speaking peasantry that lived in hilltop villages called Castilla। तो इस अगर अपन ये तो अपन ने अफ्रीका का देखा, अगर अपन स्पेन का भी देखते हैं तो स्पेन के अंदर भी क्या था कि जो ट्राइब जो कि हिल्स के ऊपर रहती थी, वो ट्राइब भी क्या थी, बहुत मच लेस डेवलप।
हिल टॉप्स के ऊपर रहती थी, यानी कि पहाड़ों के ऊपर रहती थी, दूर रहती थी। और ये ट्राइब क्या थी, नॉर्थ स्पेन के नॉर्थ में रहती थी, नॉर्थ ऑफ स्पेन। वहाँ पे इस ट्राइब का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था। और क्या बोला जाता था इनको, हिल टॉप विलेजेस कॉल्ड कैस्टिला, और वो बोला जाता था इनको कैस्टिला। When we think of the Roman Empire, we should never forget these differences. और जब अपन रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो क्या था, जो लोग थे बहुत रिच थे, डेवलप्ड थे, वेल्दी थे। और रोमन एम्पायर भी क्या था, रिच था और वेल्दी था। और सेकंड साइड अपन देखते हैं कई ट्राइब्स ऐसी थी या कई एरिया ऐसे थे जो कि लेस डेवलप थे और वेल्दी नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं थी। We should also be careful not to imagine that because this was the ancient world, their forms of culture and economic life were necessarily backward or primitive. और अपने को एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो एंशियंट वर्ल्ड है। अब वो समय वो एंशियंट पीरियड कहलाता था जिस बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे उस समय कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर नेसेसरली बैकवर्ड और प्रिमिटिव। और उस समय जो कल्चरल लाइफ होती थी लोगों की और जो इकोनॉमिक लाइफ होती थी लोगों की, वो बैकवर्ड ही होती थी। क्यों? क्योंकि एज कौन सी थी, एंशियंट एज थी। एंशियंट एज के अंदर अगर अपन देखते हैं तो लोग इतने डेवलप नहीं थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी डेवलप नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें अपने को बहुत ध्यान के अंदर रखनी पड़ेंगी कि अगर अपन पूरे ही रोमन एम्पायर को बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा था, बहुत वेल्दी था, ये था, बट अपने को था तो सही, बट साथ में ये भी ध्यान रखना है पीरियड कौन सा चल रहा था, एंशियंट पीरियड चल रहा था। और एंशियंट पीरियड के अंदर जो कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो बैकवर्ड और प्रिमिटिव थी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं। On the contrary, diversified application of water power around the Mediterranean as well as advances in water powered mining technology। और दूसरी तरफ कुछ और भी चीज़ें थी जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ वाटर पावर। अब पानी को कैसे निकाला जाए, कैसे इसको एग्रीकल्चर तक पहुंचाया जाए, कैसे उनको फील्ड्स तक सप्लाई किया जाए। तो इससे क्या है, वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी भी रोमन एम्पायर के अंदर थी, यानी कि कैसे किस तरह से पानी का यूज में लिया जाए मेनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। क्योंकि उस समय और कोई जॉब्स तो थी नहीं लोगों के पास, जो ऑक्यूपेशन था वो मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। क्योंकि लोग सब किसके ऊपर डिपेंड होते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते थे। सर्विस सेक्टर नहीं था, बैंकिंग सेक्टर नहीं था, दूसरे सेक्टर नहीं थे, तो एक ही सेक्टर हुआ करता था, प्राइमरी सेक्टर, जिसको कि अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि शीप हर्डर्स हो गए या एग्रीकल्चर हो गए, एग्रीकल्चर फार्मर्स हो गए, ये सब क्या थे, ये सब लोग हुआ करते थे। तो ये इनको पानी की जरूरत पड़ती थी, खास करके एग्रीकल्चर फार्मर्स को। तो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को जो इनके पास थी उसका उपयोग किया जाए। The use of hydraulic mining techniques in the Spanish gold and silver mines and the gigantic industrial scale on which those mines are worked in the first and second centuries। और इन लोगों के पास एक टेक्नोलॉजी और थी जिसको कि बोलते थे हाइड्रोलिक माइंस, जो कि प्रेशियस मेटल्स को निकालने के अंदर यूज में ली जाती थी, जैसे कि गोल्ड को निकालने के लिए सिल्वर माइंस। और ये माइंस किस समय की थी, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी की ये माइंस थी, जिनको कि बोलते हैं हाइड्रोलिक माइंस, मेनली यूज टू quarry out the precious metals like gold and silver। Clear? Any question? Okay, we will continue in the next.